जलालुद्दीन अकबर। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। जहीरुद्दीन। क्या मतलब होता है जलालुद्दीन का? मोइनुद्दीन क्या मतलब हुआ इसका? इन शब्दों का क्या अर्थ होता है? देखिए, दीन का मतलब होता है धर्म। दीन का मतलब क्या होता है? धर्म। उद का मतलब जिसका। मोइन का मतलब होता है जो ईश्वर में बिलीव करता हो। तो ईश्वर में या अल्लाह में फेथ रखने वाला ही जिसका दीन हो, जिसका धर्म हो, वो क्या बन जाएगा? मोइनुद्दीन। जलाल जिसका धर्म हो वो हो जाएगा जलालुद्दीन। जलाल से तो वो तो गुस्सा हुए थे उर्दू में। जलाल का शब्द का मतलब गुस्सा होता है, जिसका गुस्सा धर्म हो। नहीं, जलालुद्दीन में पता नहीं, बट उर्दू में जलाल का मतलब होता है मतलब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल में गुस्सा होता है ना, उसको कहते हैं कि जलाल आ गया क्या। आइए सर, आइए सर। सर आप लोग लेट करते हैं सर, 2-4-5 मिनट पहले आइए, थोड़ा बात करा जाए आप लोगों से। ओके सर, क्या हालचाल आप लोगों के? कैसी चल रही है पढ़ाई? हमने सोचा है कि हम क्लास के शुरुआती कुछ मिनट्स जो हैं आपको थोड़ा सा मोटिवेट किया करें, उसके बाद पढ़ाई शुरू करें। क्या आपने क्या डेडिकेशन रखा सर? आप ऐसा कल क्या किए जिससे लग रहा है कि आगे का प्रिपरेशन मेरा और तेज होगा, मेरे जो यूपीएससी तक का सफर जो है वो बहुत अच्छा रहेगा? ऐसा आप कल क्या किए, अगर आपसे कोई पूछेगा? बताइए। सेट लगाया। अच्छा, बिहार में ये बड़ा अच्छा है, टेस्ट लगाने को कहते हैं सेट प्रैक्टिस करना, सेट लगाना है। ये मैं यही समझा हूँ। एक बार ऐसे ही गया में था मैं, तो वहां पढ़ा रहा था बच्चों को, तो फिर ऐसे बाहर आया तो बोला सर सेट प्रैक्टिस। मैं क्या कि क्या कर रहा था रे, कल का आया क्यों नहीं? क्या मैं सर सेट प्रैक्टिस कर रहा था। वो सेट प्रैक्टिस बहुत तेजी में बोल गया। मैंने क्या बोला रे, क्या कर रहा था? सेट प्रैक्टिस कर रहा था। अब मैं 5-10 मिनट 15 मिनट समझ में नहीं आया मुझे, मतलब कुछ समझ में। हम कहा अच्छा ठीक ठीक ठीक, बहुत बढ़िया, जाओ 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 जाओ। फिर हमने बगल में पूछा भाई ये क्या है, ये सेट प्रैक्टिस? कहता अरे सर वो टेस्ट होता है ना, उसको प्रैक्टिस करना। भाई गजब। ओके फाइन। अच्छा, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन देता हूं, देन विल स्टार्ट आवर क्लास। सपोज मान लीजिए कि जब से आपने प्रिपरेशन शुरू किया है, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, मान लीजिए किसी ने 2 साल पहले शुरू किया है, 2.5 साल पहले किया है, 1.5 साल पहले किया, 1 साल पहले किया है। या सपोज आपको 12th में भेज दिया जाए, आपसे क्वेश्चन है मेरा कि ऐसा आप क्या करोगे जो आप अभी भी रिग्रेट करते हो कि मुझे ये करना चाहिए था? नहीं समझा बात को? मान लीजिए आपको 12th में भेजता हूं मैं, छोड़ो यार बीपीएससी और वो, मैं आपको 12th में भेजता हूं, फिर से आप सपोज फिर से अपने लाइफ को रिवाइंड करो, फिर से आप 11th क्लास में आए हो, अभी आपको स्ट्रीम सेलेक्ट करना है, क्या करना है, मतलब ऐसा क्या करोगे आप जिसे आप अपने कोर्स ऑफ लाइफ को बदल सको, या जैसे हो वैसा रहोगे, कुछ चेंज करेंगे? कैसे, आपको क्या लगता है क्या करेंगे सर आप लोग? बोलिए बोलिए बोलिए। क्या जैसे है वैसा है ठीक है? नहीं, ये मैं आई मीन दिस इज नॉट द कोर्स करेक्शन, राइट? जैसे मान लीजिए कि मैं सब्जेक्ट बदल लूंगा, या कुछ इंजीनियरिंग करूंगा या मेडिकल करूंगा,
या फिर मैं यूपीएससी के लिए होता तो मैं शुरुआत से बीएससी बीए लेता, इस टाइप का। व्हाट वुड बी द योर कोर्स करेक्शन? हाँ, क्या करते? अच्छा, मेडिकल प्रिपरेशन करते। व्हाट इज योर स्ट्रीम, व्हाट वाज योर स्ट्रीम दैट टाइम? बायो था तो तुम तब भी मेडिकल कर सकती थी, अभी भी कर सकती है। अच्छा, मेडिकल करते। सर आप लोग कुछ बता सकते हो क्या सर? ना ऑनर्स पेपर आर्ट्स लेते, ओके फाइन। और शायद ज्यादा ग्रेजुएशन में ज्यादा ध्यान देते पढ़ाई पे। ये चीज बिहार के साथ बहुत टिपिकल है, कोई भी कॉलेज नहीं करता है। कॉलेज एक फॉर्मेलिटी के लिए होता है, एग्जाम देने के लिए। आप में सर कुछ चेंज लाते हैं आप अपने आप में? पहले से कर लिए तो? अच्छा, आप सर? गोल सेट करते हैं, उसी के हिसाब से सब तैयारी करते हैं। आप सर क्या करते हैं? हाँ हाँ, मतलब कुछ चेंज लाते हैं अपने, या जैसे हैं वैसे सीखता, जैसा हम चाहें वैसा ही रहा मेरा लाइफ, वैसा ही रहा। गुड। और कोई? कुछ सर, मैम, एनीथिंग एल्स? जानते सर, आप लोगों में जो ज्यादातर आपके जो आंसर्स है ना, वो यूपीएससी बीपीएससी की तरफ लेके जा रहा है, इसीलिए आपका कोर्स करेक्शन वैसा है। ऑब्जर्व करिए आप, मैं बीए में जाता, मैं अच्छी तरह से पढ़ाई करता कॉलेज में। सर मैं बता रहा हूं आपको, उसके लिए आपको 12th में जाने की जरूरत नहीं है। आज से अगर आप सोच लोगे ना कि आपको आपकी प्रिपरेशन वैसी होनी चाहिए, आर यू गेटिंग माई पॉइंट सर? अगर आप आज से सोच लोगे ना कि मुझे आज से वो मेहनत करनी है, यकीन मानिए ये जो एग्जाम है ना वो 1 से 1.5 साल का ही है। ये तो हमने पंचवर्षीय योजना बना रखा है। वो स्ट्रेटजी की कमी जो आप बता रहे हो ना कि हम उसमें बढ़िया से स्ट्रेटजाइज करते हैं, आज ही से आप वो स्ट्रेटजाइज करिए तो 1 से 1.5 साल के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। ज्यादा नहीं सर, आपका 70वां ही निकल जाएगा अभी से अगर आप सोच लेंगे तो। उसके लिए सर ना आपको थोड़ा मेंस पे ध्यान देना होगा। विदाउट मेंस पे ध्यान दिए सर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्लियर द एग्जाम, मैंने कल भी बताया था आपको। और अभी तो बेस्ट टाइम है ना सर, अभी तो कुछ पता ही नहीं है, 70 बीपीएससी के बारे में भी कोई आइडिया है हम लोग को? तो बेस्ट टाइम है, मेंस की प्रैक्टिस करिए बैठ के। जब नोटिफिकेशन आए तब प्रीलिम्स करना अच्छी तरीके से, या साइड में प्रीलिम्स पढ़ते रहो, 2-4 आंसर लिखते रहो। आपने सर लिखा कल आंसर? देखिए सर, कल बोला इसके बाद भी नहीं लिखे। लिखे, वेरी गुड। कल बोलने के बाद किस किस ने लिखा आंसर? 2 क्वेश्चन लिखा। सर आप नहीं कुछ तो 69th का बीपीएससी का पलट लीजिए। उसके लिए आपको 12th में जाने की जरूरत नहीं है, मैंने हाइपोथेटिकल एग्जांपल दिया है, आप अभी से मेहनत कर लोगे तो हो जाएगा। ठीक है, नाउ आवर टॉपिक अकबर। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। जलालुद्दीन अकबर है, जलालुद्दीन अकबर। अकबर को इतिहासकारों ने अकबर द ग्रेट कहा है। अकबर जो महानतम शासकों में से महान शासक था। अशोक द ग्रेट, अकबर द ग्रेट, और एक और है अलेक्जेंडर द ग्रेट। इतिहासकारों ने 3। देख रहा था, उसमें वो बोल रहे थे कि तो इस पूछा गया हमसे स्टूडेंट से कि अशोक को द ग्रेट अशोका कहा जाता है, लेकिन अकबर को क्यों नहीं द ग्रेट अकबर? गलत, जिन्होंने पूछा वो भी गलत। कौन थे इंटरव्यू पैनलिस्ट? 3 दी ग्रेट इतिहासकारों ने दिया है। अब ऐसे कुछ इतिहासकार बोलेंगे नहीं 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 थे, देर आर 3 ग्रेट्स इन हिस्ट्री, अलेक्जेंडर द ग्रेट, अशोका द ग्रेट एंड अकबर द ग्रेट। 3 ही बोलते हैं इतिहासकारों ने।
जो कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियंस हैं उन्होंने 3 लोगों को इतिहासकार बोला है। अब उनका यह मानना था कि अशोक जैसा अकबर में वो क्या बात क्वालिटी नहीं है जिसमें उस लेवल के स्टेचर के राजा बन सके। वो कुछ ऐसा पूछना चाह रहे होंगे, उनका कुछ और सोच रहा हुआ, लेकिन 3 ग्रेड्स हैं इतिहासकार में। कुछ इतिहासकार नहीं मानते, कुछ केवल अशोक को दी ग्रेड बोलते हैं। फिलहाल महानतम शासकों में से एक जरूर है, चाहे आप इन्हें दी ग्रेड कहें या ना कहें। महान शासकों की अगर गिनती की जाए उनमें अकबर का नाम जरूर आएगा। अब सवाल उठता है कि कौन से ऐसे ट्रेड्स है किसी शासक में जो उसे दी ग्रेड बनाता है, जो उसे महान शासक बनाता है, बताइए। हाँ हाँ सर बोलिए। ग्रेटेस्ट में से नहीं कहा जाता, वन ऑफ दी ग्रेट्स में से नहीं कहा जाता, बहुत छोटा रूल है। कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है पर रूल बहुत छोटा है। एक होता है ना कि एक ऐसा सस्टेंशियल रूल होना चाहिए ताकि उसने जो रिफॉर्म किया वो उसको फॉलो कर पाया कि नहीं। हाँ वो किया जाएगा, वो किया जाता है, पर अकबर में कुछ और ट्रेड्स भी हैं जिसे वो दी ग्रेट की संज्ञा दी जाती है। अकबर में कुछ ऐसे भी ट्रेड्स हैं जिसके बारे में जो है और भी बात करता है। फिलहाल वही मैं आपके क्वेश्चन का भी आंसर आएगा। पहले ये मुझे बताइए कि कौन से ऐसे ट्रेड्स हैं जिससे किसी शासक को आप महान बोलते हैं, महानतम शासकों में से एक महान शासक है। आप बोलिए, हाँ बोलिए बोलिए। आपने कल आप ही के क्वेश्चन पे आते हैं। आपने बोला कि शेरशाह सूरी सर महान शासक था। हाँ, शेरशाह सूरी में ऐसे कौन से ट्रेड्स थे जिसकी वजह से आप उसे महान बोल रहे हैं? बस रिफॉर्म्स। He was a great administrator. Fine. Okay. और क्या लगता है? और क्या लगता है आपको कि शेरशाह सूरी में ऐसी कौन सी बात है जो उसे इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटर बनाता है? देखो, किसी भी शासक को महान बनना है ना, तो कुछ 3-4 चीजें होनी चाहिए उसके अंदर, तब हम उसको महान कहेंगे। सबसे पहली बात, उसे अगर महान कहना है तो उसके अंदर जो होना चाहिए, उसके अंदर एक विजन होना चाहिए। उसके अंदर जैसा आप लोगों ने बोला, उसके अंदर एक विजन होना चाहिए, वो चाहता क्या है। जैसे शेरशाह सूरी चाहता था कि उसे अफगान पावर एस्टेब्लिश करना है, थोड़ा सा नैरो विजन है, थोड़ा सा नैरो विजन है। उसे अफगान पावर एस्टेब्लिश करना है, उसे वापस बाबर से पहले जो अफगान पावर था, जो लोधी खुद वीक थे, दिल्ली पर वह शासन करना है, अकबर का नहीं है। अकबर को सिकंदर सानी बनना है, अकबर को इस पूरे हिंदुस्तान पे शासन करना है, उसे चक्रवर्ती बनना है। और उसे केवल शासन नहीं करना है, अकबर को उसको केवल शासन नहीं करना है, कहीं से कोई दो उसके रेजिम में बहुत रिवोल्ट हुए हैं, खुद उसके क्लर्जी ने रिवोल्ट किया, उज्बेकों ने रिवोल्ट किया है, खुद जिनसे वो शादी करते थे मिर्जाओं ने रिवोल्ट किया उसके अगेंस्ट। समझ में आ रहा है? उसके स्टेप ब्रदर ने रिवोल्ट किया उसके अगेंस्ट। छोड़िए वो जिसके रीजेंसी में वो रहा है बैरम का, उसने भी रिवोल्ट किया है। लेकिन वो एक पीसफुल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक पीसफुल इंडिया चाहता था। अकबर के अंदर एक हिंदुस्तान बनाने का सपना था। अकबर
जब अकबर का अपना संतान नहीं हो रहा था, और अकबर शेख सलीम चिश्ती को बड़ा मानते थे, उनके पास गए भी, उन्होंने उनके पास कहा भी, वहां पे अक्सर जाते थे, उनके मजार पे भी गए हैं वो, मतलब सॉरी मजार कह रहे, उनका जो खनकाह जिनको बोलते हैं, वहां पर भी कई बार जाते थे, नमाज अदा करते थे। उन्होंने अपने कई बार अपनी नोबेलिटी को कहा कि क्या कारण है कि हमारी जो पूर्वज है वो कभी भी भारत पर एक इस्लामिक रूल स्टैब्लिश नहीं कर पाए, एक पीसफुल इस्लामिक रूल, एक पीसफुल रूल नहीं स्टैब्लिश कर पाए। तो ये जो इंडिया का विजन है ना, ये अकबर ने जरूर रखा है। शायद यही कारण था कि औरंगजेब इतना बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन खड़ा कर पाया, इतना बड़ा रूल क्रिएट कर पाया, क्योंकि जो मेजर पावर थे तो अकबर ही जीत के दे दिया था। ग्वालियर अकबर ने जीत दिया था, बंगाल और गुजरात तोहफे में दिया था औरंगजेब को, दक्कन का बहुत बड़ा एरिया जीत गया था अकबर। जो मेजर पावर थे उस समय के, बंगाल दौद खान, गुजरात मुजफ्फर शाह, मालवा बाज बहादुर, समझ में आ रहा है कि नहीं, और उसके सदर्न एरियाज, ग्वालियर का एरिया, ये तो अकबर ने ही जीत के दे दिया था जहांगीर को, और उसके साथ उसके बाद के शासकों के साथ वो प्रॉब्लम नहीं थी, एक कंसोलिडेटेड अंपायर बना के दिया था अकबर ने। तो एक हिंदुस्तान का जो विजन होता है ना, वो क्रिएट किया है अकबर ने, नेचुरली और ऑब्वियसली अकबर का विजन बड़ा है। उसे कोई तिमुराई डायनेस्टी स्टैब्लिश नहीं करना, उसे कोई इस्लामिक रूल भी स्टैब्लिश नहीं करना है, नहीं तो उसके पास उसका जो राजपूत पॉलिसी है वो वैसा होता ही नहीं। समझ रहे बातों की नहीं? उसे एक हिंदुस्तान खड़ा करना है, एक एकीकृत हिंदुस्तान। नेचुरली जो है, किसका विजन बड़ा है? एक को अफगान पावर स्टैब्लिश करना है, एक को हिंदुस्तान खड़ा करना है। किसका विजन आपको बड़ा लगता है? अकबर का विजन बड़ा है। तो एक राजा अपने विजन से जाना जाता है, एक यूपीएससी या बीपीएससी एस्पिरेंट जो होता है वो भी अपने विजन से जाना जाता है। क्या अंतर होता है कि दो लड़के सेम मेहनत कर रहे हैं, 12 13 14 घंटे पढ़ रहे हैं दोनों लड़के, एक का बीपीएससी एक का यूपीएससी निकल रहा है, दूसरे का नहीं निकल रहा है। बहुत ऐसे उदाहरण है। विजन की कमी है सर। एक 14 घंटा पढ़ रहा है, उसे पता ही नहीं है कि वो 14 घंटे क्यों पढ़ रहा है, कोई प्लानिंग ही नहीं है। अरे यार मन नहीं कर रहा, दूसरा किताब पढ़ लेते। तीसरा, अगर आपका मन नहीं कर रहा है और आप किसी भी किताब को उठा ले रहे हैं पढ़ने के लिए, आप 70% चांस आपका है कि आपका नहीं होगा। यू डोंट हैव प्लानिंग इन फ्रंट ऑफ यू। आप जिस किताब को उठा रहे हैं वह आपके प्लान के अंदर होना चाहिए। नहीं समझा? आपके प्रिपरेशन में वो स्ट्रेटजी दिखाई देना चाहिए, तभी जाकर आप एट द एंड ऑफ द डे जो है आप वो कोर्स खत्म कर पाएंगे। जरूरी नहीं है 14 घंटा पढ़िए आप, जो लोग जॉब कर रहे हैं वो 4-5 घंटे पढ़ के भी निकालते हैं, और वो ज्यादा बेहतर अपने आप को स्ट्रेटेजाइज करते हैं, क्योंकि उनके पास टाइम कम होता है। राजस्थान में पानी कम है या सऊदी अरबिया में पानी कम है, तो वो हमसे बढ़िया तरीके से पानी को मैनेज करते हैं और अपनी जरूरत की ज्यादातर चीजें वो पूरी कर लेते हैं। हमारी तरफ नहीं है कि आधा बोतल पानी पिया आधा फेंक दिया। तो एक एस्पिरेंट के लाइफ में भी विजन बहुत इंपॉर्टेंट है। विजन का मतलब होता है प्लानिंग, उसी हिसाब से आप प्लान करते हो, उसी हिसाब से आपका मिशन बनता है। ये नहीं कि उठाया, मुंह उठाया चल दिए।
अरे आज पढ़ने का मन नहीं करा, चलो कॉफी पीने चलते। आपके पास विजन ही नहीं है, कुछ प्लानिंग ही नहीं है आपका, आप किसी भी किताब को उठा ले रहे हैं। जब वो विजन बनेगा कि मुझे 70वां बीपीएससी क्लियर करना है, 70th बीपीएससी इज माय गोल, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बनना है, मैं यूपीएससी को भी निकालूंगा। जब वो विजन क्रिएट होगा ना, तब जाकर वो आपके एक्शन में आएगा। क्यों सही बोल रहा हूं? अकबर अकबर क्यों है? क्योंकि उसका विजन कुछ और है। बहुत बड़ा विजन है उसका। आप में से बहुत सारों का विजन ही बहुत छोटा है। अगर विजन बड़ा होता ना, तो आप बीपीएससी के साथ यूपीएससी भी सोच रहे होते और अपनी प्रेपरेशन को क्लब करके चलते। आप में से बहुत सारे लोग तो बात भी नहीं करते हैं यूपीएससी की। ये दिखा रहा है कि आपका विजन छोटा है, कोई अलग तैयारी नहीं है, आप तो बिल्कुल भी नहीं है। ये तो आपको मालूम चल गया होगा। एक मेहनत पर आप दो चीजें निकाल सकते थे, सिर्फ विजन छोटा है आपका। एसएससी भी निकाल सकते थे आप, सिर्फ विजन छोटा है आपका। जिस शासक का विजन ही छोटा होगा ना सर, वो क्या ही अचीव कर लेगा। एक, जब आप कोई सोच रखते हैं ना सर, तो पहले तो उससे कम आप करते हो। नहीं नहीं, गलत बोल रहा हूं? आप कोई सोच बनाइए अपने अंदर, तो आप अचीव उससे कम ही करोगे, उससे बहुत ज्यादा नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसी विजन के अंदर काम करोगे आप। आपका विजन ही छोटा है तो बहुत कम कर पाओगे। शेरशाह सूरी का विजन ही छोटा है। हाँ हाँ। सर आपने कभी शेरशाह सूरी के केस में ऐसा सुना है कि वो एक हिंदुस्तान बनाना चाहता था? मैं आपको 3 किताबें का नाम बताता हूँ, यू जस्ट रीड दीज बुक्स। मैं ना सर, मैं किसी इतिहासकार से बड़ा नहीं हूँ। इरफान हबीब की एक किताब है, समझे सर, अलीगढ़ मुस्लिम। नहीं नहीं सर, वही मैं बता रहा हूँ ना। हम क्यों सोचे, इतिहासकार सोचे, मैं इतिहासकार से बड़ा नहीं बन सकता हूँ। आप एक किताब पढ़िए इरफान हबीब की, दूसरी किताब पढ़िए सतीश चंद्रा की, और एक और नॉर्मल एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। कोई भी मुझे ये बता दे कि शेरशाह सूरी का विजन जो था वो एक हिंदुस्तान खड़ा करना था अकबर की तरह, तो मैं भी कल से बोल दूंगा कि इसका विजन भी सेम है। उसे बस अफगान रूल स्टैब्लिश करना था, बाबर से पहले वाला, यानी लोदियो जैसा। बात को जरा समझिए। भारत, अकबर ने कभी कहा कि मुझे तिमुराइड डायनेस्टी, तिमुराइड रूल स्टैब्लिश करना है? आप तीनों किताब पढ़ लीजिए, उसे एक मुकम्मल हिंदुस्तान खड़ा करना था। मैं विजन की बात कर रहा हूं सर, आप बात समझ रहे हैं? हिस्टोरियंस जिस बात को कहेंगे तभी तो। हाँ, मैं ये बात जरूर बोल सकता हूं कि दो ही क्रिएटेड अ वेरी इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, ही इंप्लीमेंटेड इट ऑल्सो। अकबर वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय शेरशाह सूरी, समझ में आ रहा है? ही वॉज अ ग्रेट किंग। और ग्रेटनेस का भी एक स्केल होता है ना, अकबर उससे ऊपर है। अगर वो ग्रेट नहीं होता ना, तो वो शेरशाह सूरी का एडमिनिस्ट्रेशन लेता ही नहीं। बात को जरा समझिए, आप बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? चस का तस छाप दिया उसने, इनफैक्ट उस पर इम्प्रोवाइजेशन भी किया उसने। कहता मैं तो अफगानों का चीज नहीं लूंगा, मैं तो तिमुराइड हूं। अलाउद्दीन खिलजी का लिया है उसने भी, बहुत हद तक लिया है। वही बात है ना, ग्रेटनेस का ये भी एक चीज ये है।
एडॉप्ट करना। दूसरा चीज क्या है ग्रेटनेस का, कि आप एडॉप्ट करने में शर्माते नहीं हो। कुछ लोग क्या होते हैं ना, कुछ लोग, सुनिएगा जरा सर सुनिएगा, कुछ लोग ना एडॉप्ट करने में शर्माते हो। मैं अपना स्टाइल करूंगा, मैं उसका क्या कॉपी करूं, समझ रहे हो सर? अपना करेगा, बाबू साहब का स्टाइल एडॉप्ट कर रहा है, जो उसे सही लग रहा है उसे इम्प्रोवाइज कर रहा है, उसके लिए वो अफगानी और तुर्की नहीं ढूंढ रहा है। एडॉप्शन का स्किल होना चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि मैं जिस जगह जा रहा हूं वो गलत है, रिट्रीट करना आना चाहिए। मेरी बात को जरा समझिए, रिट्रीट करना क्या होता है। हम में से बहुत सारों के अंदर ये गलती, सर ये बड़ा जरूरी है जानना आपको, तभी आप अकबर को समझ पाएंगे, अदरवाइज मुश्किल है। रिट्रीट करना आना चाहिए आपको। आप में से बहुत सारों में मैं बोलूंगा ना भाई तुमसे पिछले अटेम्प्ट में क्या गड़बड़ी हुई है, मैं 99% बताता हूं, आप लोग नहीं बता पाओगे, क्योंकि कभी तुमने ये ऑब्जर्व ही नहीं किया, कभी तुमने सोचा ही नहीं, कभी आप लोगों ने इस चीज पर सोचा ही नहीं। आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो मानते ही नहीं है कि मुझ में कुछ गड़बड़ी भी हुआ है या गड़बड़ी भी है। जब ये मानोगे ही नहीं तो क्या सुधारोगे उसमें, क्या रिट्रीट होगा। मैं एक और एग्जांपल देता हूं, कई सारे लड़के होते हैं ना 8वां 9 10 10 अटेम्प्ट में लगे रहते हैं, 6 7 7 अटेम्प्ट में लगे हुए हैं। द मोमेंट यू हैव वेस्टेड योर 4 to 5 अटेम्प्ट, आपको समझ जाना चाहिए दिस इज नॉट योर कप ऑफ टी, बाहर निकलिए। रिट्रीट करना आना चाहिए, डिसीजन लेना चाहिए। नहीं समझा बात को? आपको पता होना चाहिए कि किस एज तक मुझे जाना है और कहां से वापस आना है। अपनी जिंदगी बर्बाद मत करिए, आगे में बहुत कुछ है आपके लाइफ में। बात समझा? तो वो रिट्रीट करना अकबर को आता है। अकबर को पता है कि कहां गलती हुई है और कहां से निकलना है, तभी तो जिजिया एबोलिश हुआ। अकबर के रूल में जिजिया था, पिलग्रिमेज टैक्स था, वो रिट्रीट किया है कि नहीं ये गड़बड़ है, राजपूत पॉलिसी जो है वो गड़बड़ है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अकबर को ये बात पता है अपने विजन से। तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है वॉर टैक्टिक्स। क्या मतलब हुआ इसका? तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है वॉर टैक्टिक्स। ये आप शेरशाह सूरी से देख सकते हो, अकबर में भी है ये बात। वॉर टैक्टिक्स का मतलब कि आप फ्रंट एंड अटैक में मत आइए। जितना ज्यादा आप फ्रंट ऑन अटैक पे आएंगे ना आपको उतना नुकसान होने वाला है। क्या मतलब होता है इस चीज का? जैसे मान लीजिए मुझे लड़ना है इनसे, तो मैं ना सामने आमने नहीं लड़ूंगा। सामने से लड़ने में ना कोलैटरल डैमेज होने के बहुत चांसेस होता है। मेरी भी आर्मी मरेगी, आपकी भी आर्मी मरेगी, मुझे ज्यादा वेपन इस्तेमाल करना होगा। कुछ ऐसा करिए कि मुझे कम से कम वेपनरी के साथ ज्यादा से ज्यादा मैं डैमेज कर पाऊं। किसी किले को सीज कर दीजिए, खाना पाना बंद कर दिए, कभी तो बाहर निकलेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग मारे जाएंगे। अब बात समझ रहे हैं सर? खूब किया है अकबर ने, खूब किया है अकबर ने। समझ रहे हो बातों की नहीं? किसी जगह पर आप हायर पॉइंट पे है, अगला लोअर पॉइंट पे, आपको पता है 2 महीने बाद बारिश होने वाली है, शेरशाह सूरी ने किया हुमायूं के साथ। जब आपको मालूम है कि 2 महीने अगला वाला बंदा अय्यास है और 2 महीने तक कैंप में रहेगा बैठा हुआ, उसको ये भी नहीं पता है कि उछले पॉइंट पे निचले पॉइंट पर है, तो काहे को लड़ना? 2 महीने बाद पानी आएगा, खुद बह जाएगा। आपको मालूम है बरसात होती है, बाढ़ आता है, लोकल को तो पता ही होता है ना यार कि बोरिंग रोड में कचरा फैल जाता है, जगह जगह कंकड़ बाग डूब जाता है, कि नहीं पता होता है? तो वो वॉर टैक्टिक्स होता है कि भैया फ्रंट ऑन अटैक नहीं करना है, ज्यादा नुकसान होगा। ये हर आदमी के बस की बात नहीं है। जिसके अंदर वो स्ट्रेटजी, वो वॉर टैक्टिक्स होगा, वही आगे बढ़ेगा। क्योंकि भाई वॉर तो इंपॉर्टेंट है, फेनोमेना है, एक्सपेंशन होगा कैसे?
चौथी चीज जो है कि उसके अंदर टॉलरेंस है कि नहीं। टॉलरेंस का क्या मतलब है, वो दूसरे रिलीजन के प्रति क्या देखता है। आप जिन जिन का नाम ले रहे हैं ना, सब में बहुत टॉलरेंस था। एलेक्जेंडर तो इतना बड़ा टॉलरेंट था कि वो वही बन जाता था। पर्शिया गया तो वही का साल लड़की शादी कर लिया, वही से कपड़े पहनने लग गया, इतना टॉलरेंट था वो। वो बुद्धिज्म के कन्वर्ट होने से पहले था। नहीं सर, वो भी यही था। अशोका का भी यही विजन था। अशोका का भी विजन था कि उसको चक्रवर्ती बनना है, लेकिन हाँ नहीं, चक्रवर्ती बनना है, उसे पूरा भारत जीतना है। एक और बात, दूसरी बात जो तुम बता रहे हो ना कि उसके अंदर मास डिस्ट्रक्शन मिलता है, मास डिस्ट्रक्शन के बाद ही अशोका अपनी पॉलिसी चेंज करते हैं, उसी के बाद वो एक बड़ा हिंदुस्तान खड़ा कर पाते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये चीज है। वो जो धम्म घोष है ना, दैट मेक्स अशोका दी ग्रेट। धम्मा, यहां पर भी इनका पॉलिसी टॉलरेंस वाला है। समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं कि बचपन में पैदा होते ही ये टॉलरेंट हो गए थे। इनको मालूम चला था कि अगर टॉलरेंट नहीं है तो ज्यादातर तो यहाँ हिंदू है, तो आप रूल कर भी नहीं पाओगे। और सबसे बड़े ऑब्स्टेकल तो राजपूत है। अकबर में जो ग्रेटनेस वाली बात वो ये है कि या तो तुम औरंगजेब बन सकते हो या तुम अकबर बन सकते हो। अकबर ने अकबर बनना चूज किया, उसे कहते हैं डिप्लोमेटिक स्किल्स। मेरे पास दो ऑप्शन है सर, अगर आप मेरे दुश्मन है तो मैं आपको मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं आपसे दोस्ती कर लूं या मैं आपको खत्म कर दूं। मेरी बात को जरा ध्यान सुनना। मान लीजिए कि आप मेरे दुश्मन है तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं आपको मार दूं या मैं आपसे दोस्ती कर लूं। ये तो कांस्टेंट स्ट्रगल में तो बहुत ही खर्चा होने वाला है, तो किसी तरीके से मैं जाऊं अटैक करके आपको मार दूं, ये एक तरीका हो सकता है, या आपसे दोस्ती कर लूं। अकबर जो है ना, उसे पता था कि राजपूत जो है ना यार, दे आर वेरी पावरफुल, इनसे लड़ेंगे कोलेट्रल डैमेज होना तय है, जीत तो जाएंगे। अकबर के पास अब एक बड़ी आर्मी थी, मनसबदारी के बाद और भी बड़ी आर्मी क्रिएट हो गई, नो डाउट अबाउट दिस। जीत तो जाएंगे, पर एट व्हाट कॉस्ट। नुकसान तो मेरा होगा ना, खर्चा तो मेरा होगा। और एक मैं हीरो थोड़ी ना हूं यार, बाबर भी था, हुमायूं भी था, उससे पहले जो दिल्ली के सुल्तान थे वो भी थे, वो भी जीत नहीं पा रहे थे यार राजपूतों से। राजपूत के साथ प्रॉब्लम क्या है कि एक बार उसे हराओगे वो वापस इमर्ज करके आएगा, उसका बेटा आ जाएगा, नहीं बेटा तो उसकी बीवी तैयार हो जाएगी, दुर्गावती, रूपवती, कर्णवती। समझ में आ रहा है कि नहीं। जब तक उनके खानदान का एक भी तिनका, एक भी चिराग खड़ा रहेगा, वो कल के दिन का तुम्हारा दुश्मन है। उन्होंने सोचा कि भाई ये दुश्मनी के चक्कर में ना लड़ लड़ के जो है पैसा बर्बाद करने से क्या फायदा। इसने कहा एक काम करते हैं, यहां किसी भी हिंदू पे अटैक करेंगे तो हिंदू मुसलमान हो जाएगा। अकबर ने सोचा कि भैया किसी भी हिंदू पे अटैक करेंगे तो हिंदू मुसलमान हो जाएगा, राजपूतों में थोड़ा विभेद उत्पन्न करते हैं। जो राजपूत सिर्फ अकबर के नाम से अकबर में मिलना चाहें, उनके साथ बड़ी अच्छी तरीके से राजपूती पॉलिसी अपनाई जाएगी। तुम अपने धर्म का पालन करो, अगर तुम्हें शादी करनी है तो वो भी कर सकते हो, मैं तैयार हूं। समझ में आ रहा है। बाकी जो दुखी है राजपूत है, जो मुझे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, वो थोड़ा लड़ दो मुझसे। जब डिवीजन क्रिएट हो जाएगा तो वैसे भी तुम वीक हो जाओगे। तो राजपूतों के साथ इन्होंने बेनिवोलेंट रखा, और राजपूतों को इन्होंने अपनी आर्मी में जगह दिया, अपनी नोबेलिटी में जगह दिया। और जब भी किसी हिंदू से लड़ाई करना होता था, वो किसी हिंदू को भेज देते थे, चलो। जो लड़ाई हिंदू मुसलमान की थी वो हिंदू हिंदू की हो गई। कोई भी उसके यहाँ का राजपूत जो है वो खड़ा ही नहीं होगा कि अरे देखो कोई मुसलमान आया। और गजब की स्ट्रेटजी। और कहीं अगर मुसलमान से लड़ाई करना है तो वो मुसलमान को भेज दे। बात समझ रहे हो कि नहीं।
या हिंदू को भेज दे, जहां से वो मुसलमान भेजे। तो यहां पर जो धर्म वाली लड़ाई थी ना, अरे मान सिंह लड़ रहा है भाई राणा प्रताप से, मान सिंह लड़ रहा है, क्या बोलोगे तुम? मेवाड़ का राणा प्रताप की लड़ाई मान सिंह से हो रही है। मेवाड़ वाले कह पाएंगे हिंदू मुसलमान की लड़ाई है? कोई अफजल खान को भेजते तो तब तो राणा प्रताप उसका फायदा उठा सकते थे कि आया है मुसलमान एक हिंदू से लड़ने, पता चला पूरी पब्लिक से लड़ना पड़ता, सिविल वॉर हो जाता। जब आप राजपूतों को राजपूत से लड़वा सकते हैं तो लड़वाओ ना, है? जब तलवार की धार हाथ में मिल रही है तो काहे को गला कटवाना भाई? राजपूतों को लाओ, राजपूतों से लड़वाओ, इसे कहते हैं डिप्लोमेसी। मैं बार बार एक चीज हमेशा बोलता हूं कि जो औरंगजेब का जो दक्कन पॉलिसी है, वो दक्कन अल्सर इसलिए नहीं है क्योंकि वो दक्कन में बहुत लंबे समय तक लड़ता रहा। अगर औरंगजेब में अकबर वाला डिप्लोमेटिक स्किल होता तो वो शिवाजी को बुला के उनका कोरोनेशन करके कहते आप तो राजा है गुरु, शिवाजी महाराज आज से आपको मैंने मनसबदारी दिया, सबसे हाईएस्ट रैंक। तो आप तो गुरिल्ला टेक्टिक में आगे है ही, आपको सबसे हाईएस्ट रैंक दिया, आप मरेंगे तो आपके बेटे को दूंगा। जब भी हमारी लड़ाई होगी आपको ही भेजा जाएगा, तब आपको राजपूतों को सबड्यू करने की जरूरत ही नहीं होती, शिवाजी आपकी तरफ से लड़ रहे होते। या किया क्या आपने? आप ही शिवाजी से लड़ रहे हो। अरे बेवकूफ, शिवाजी को अपने अंदर लेकर तो देखते। नहीं समझ में आ रहा है? कहीं लड़ने की जाने की जरूरत नहीं पड़ती, पैसे भी तुम्हारे पास कम थे, क्या पता शिवाजी अपनी जेब से लगा देते। नहीं समझ में आया? मराठा प्राइड को केटर करना चाहिए था। जिस मराठा प्राइड जो है, जो बहुत मजबूत है गुरिल्ला टेक्टिक्स में, उसका इस्तेमाल कर सकते थे आप। आप क्या करने लगे? उसी से लड़ने लगे। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन औरंगजेब एंड अकबर। समझे? ये चीज किसी शासक को महान बनाता है। तो असली अंतर क्या है? अकबर इज अ डिप्लोमैट, औरंगजेब इज अ कॉमन मैन। वो आम जनता होता है ना, जिसे धर्म पे गुस्सा आता है, उसके धर्म पे कुछ बोल दो उसे गुस्सा आने लगेगा। आम जनता को गुस्सा आता है, पता है तुम्हें? अगर मैंने तुम मुसलमानों को कुछ कहा तो आम मुसलमान को बुरा लग जाएगा। आम जनता है वो, समझ लो वहीं पर वो आम जनता है, वो आम नॉर्मल पब्लिक है, कॉमन मैन। अगर किसी हिंदू को कुछ बोलो उसे गुस्सा आ जाए, समझ लीजिए आप क्या आपके अंदर कॉमन मैन वाले सारे ट्रेड्स हैं, सामान्य आदमी वाले सारे ट्रेड्स हैं। आप कभी अच्छे डिप्लोमेट नहीं बन सकते। मजा तो तब आए कि जो आदमी गरिया रहा है उसको यूज करो। समझ रहे बात हो कि नहीं? उससे और बनाओ दो नजदीकी। और आपके कोई दुश्मन मुसलमान दुश्मन हो उसका इस्तेमाल करो। बात समझ रहे हो कि नहीं? उसके एंगल को चैनलाइज करो। अब तुम खुद ही उसी से लड़ने लग जाते हो। ये क्या है? औरंगजेब इज अ कॉमन मैन, आम आदमी औरंगजेब।
कुछ मजबूरियों की वजह से, कुछ अपने कारण। बट अकबर इज अ ग्रेट डिप्लोमैट। ये अकबर को अकबर बनाता है। बात समझा? हैव यू अंडरस्टूड द डिफरेंस? अकबर क्यों महान है, अकबर क्यों महान तब, इसीलिए नहीं है कि किताबों में लिखा है, नहीं, आपको सोचना होगा वाई अकबर इज महान। यार अकबर को भी नुकसान हुआ है जिजिया एबोलिश करने पर। अकबर को भी पिलग्रिमेज टैक्स हटाने पर नुकसान हुआ है। अकबर को पता है कि भाई ये जो नुकसान है ना, ये मुझे बाद में बहुत प्रॉफिट देने वाला है। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम ये जिजिया और पिलग्रिमेज टैक्स ना हटाते तो मान सिंह तुम्हारे सेनापति हो पाते? तुम राजपूतों के साथ कभी जुड़े नहीं पाते। अकबर ने छोटा नुकसान, नजदीक का छोटा नुकसान इग्नोर करके दूर का फायदा देखा है। वरना भाई आपके सारे पैसे निकल जाते राजपूतों से हराने में, और हरा ना पाते। कम से कम एक स्टेबल राजपूत तो है आपके यहाँ, जो कम से कम तुम्हें पता है कि तुमसे लड़ नहीं सकते, और तुम तो दामाद भी बन गए हो, फ्यूचर भी तुम्हारा सिक्योर है। समझ में आया बच्चा पार्टी? अकबर महान क्यों है, या कोई भी शासक महान कैसे बनता है? समझ में आ रहा है? ये जब आप सिविल सर्वेंट बने तो यही सब एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल होने चाहिए। समझ में आ रहा है? आप चाहे किसी धर्मावलंबी के क्यों ना हो, कोई भी रिलीजन क्यों ना फॉलो करते हो, यू शुड चैनलाइज द पैशन ऑफ द रिलीजन, नॉट टू बिकम पैशन बाय योरसेल्फ। अगर आपको कहीं पर नजर आता है कि कोई रिलीजियस टसल क्रिएट हो गया ना, तो आपको चैनलाइज करना आना चाहिए। आपको डिप्लोमेट बनना है, आपको कॉमन मैन नहीं बनना है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको बनना क्या है, वेदर यू वांट टू बिकम अकबर और औरंगजेब। समझ में आया? लेट्स, अब हम लोग अकबर के बारे में काफी जान गए, लेट्स स्टार्ट। अकबर, अकबर का जन्म जो है वो क्या हुआ था, हुमायूं जो भाग रहे थे, तो याद है मैंने बताया था सिंध में चले गए थे, पंजाब से शेरशाह सूरी ने भगाया था और सिंध में चले गए थे। सिंध में उन्होंने शादी किया था 1541 में हमीदा बानो बेगम से, अशियाइट। कहीं जाना है सर? छोड़ दीजिए बैग, ऐसा लग रहा है कि जैसे तुरंत निकलने के मूड में है। क्या लग रहा है सर आपको, तुरंत निकलने के मूड में है क्या है? शादी बता दिया सर, बताइए। हमको लगा यार इतनी जल्दी शादी हो गया यार। हाँ सर सुनिएगा, शादी में हुआ ही नहीं है तो कहाँ बुलाएगा जी। अच्छा सुनो बाबू, तो 1540 में वो क्या हुआ, वो सिंध गया, 1541 में शादी हुई, और 1542 में क्या हुआ, अकबर का जन्म हुआ। अकबर का जन्म एकदम डेजर्ट वाले एरिया में हुआ है। हाँ मतलब बचपना तो भाई साहब जंगलों में कटा है उसका, जंगल बीहड़ ऐसे में। शुरुआत में उसके जो अंकल थे कामरान, उन्होंने बड़ी मदद करी, उनको संरक्षण दिया। क्यों, कब संरक्षण दिया? जब हुमायूं सिंध से पर्शिया चले गए थे मदद करने के लिए। फिर बाद में अकबर अपने पिताजी से कब मिले? 1545 में, जब उनके पिताजी कंधार की लड़ाई लड़ते हैं, कामरान से फिर वापस जो है बच्चा लेते हैं और कहते हैं कि चलो भाई हमारा ही है। एक मोटिवेशन हुमायूं के पास ये भी होगा कि यार क्या यार मेरा बच्चा क्या इसी बीहड़ में रहेगा क्या। बड़ी बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? वापिस, अच्छा हुमायूं के पास कितनी बड़ी लायबिलिटी होगी, सोचो कि उसके फादर ने इतना बड़ा अंपायर जीत के दिया, वो लूज कर गया, टेंशन में रहता होगा हुमायूं, नहीं? आप सोचो सर कि आपके फादर ने एक बहुत बड़ी लीगेसी तैयार करके दिया और आपसे कोई छीन लिया, आप टेंशन में नहीं आ जाओगे? देखो क्या है ना, आप अपने फादर की संपत्ति को जस का तस कर दो, टेंशन नहीं होगा आपको। लेकिन फादर आपको 10 एकड़ जमीन दे गए हैं, वो भाई साहब वो सब निकल गया आपके,
बहुत टेंशन हो जाएगा आपको भाई साहब, अबे यार क्या यार एकदम ही बेकार है क्या। सोचो हुमायूं को कितना टेंशन होगा। इसलिए हुमायूं वाज ईगर टू रिगेन द एम्पायर। वो ईगरनेस कैसे दिखाई देता है, जब तहमस उसको कहता है कि भाई तुम्हें 3 कंडीशन पे मैं अपनी आर्मी दूंगा, तुम्हें शिया बनना है, शिया किंगडम बनना है और कंधार मुझे देना है। सामने वाला बंदा रिलीजन कन्वर्ट करने को तैयार है, वो शिया बनने को भी तैयार है और बन भी जाता है। उसके बाद सारा जनरेशन शिया हो गया सर? नहीं नहीं, सारे सुन्नी है। उसके बाद शिया एम्पायर उसने एस्टैब्लिश नहीं किया, उसका सारे सुन्नी थे। अकबर सुन्नी है। वो सुन्नी है सर, वो एक्सेप्ट सुन्नी करता है, समझ में। क्योंकि उसके बाद अपने आप को शिया सुन्नी कहने के लिए वो समय बचा नहीं ना, मर गया वो 1 साल के अंदर, सर्विस के बाद मर गया। तो उसके बच्चे को पता भी नहीं है कि क्या है। बैरम खान ने बोला, अच्छा बैरम खान वो तो शिया, बैरम खान शिया थे, ये भी इल्जाम लगा है बैरम खान के ऊपर। खैर आगे आएंगे, समझ में आ रहा है, ये क्लियर है ये चीज। जन्म हुआ फिर हिंद में लेकर आए। अच्छा जन्म देखो कब हुआ है, 1542, और 1556 में क्या हुआ है, 55 में सिरिंध की लड़ाई हुई है, सूरी वंश खत्म किया गया, वापस मुगल सल्तनत शुरू हुआ। 1556 में दिन पनाह से गिर गए और राजा बन गए कौन, अकबर भाई साहब हमारे। 1542 से लेके 56 तक 13 साल कुछ महीने का है उनका, ठीक है। अब सामने वाला बंदा 13 साल का है, अब क्या अकल होगा उसको। सामने वाला बंदा जो है कितने साल का है, 13 साल का है, तो उसे क्या अकल होगा आप बताइए, क्या ही अकल होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो बैरम खान ने क्या किया कि 13 साल की उम्र में अकबर को कहा कि भाई तुमको राजा बनाते हैं, बहुत इजी है, बहुत इजी है। क्यों, बैरम खान खुद क्यों नहीं राजा बन सकता, डिवाइन किंगशिप है, कोई मानेगा नहीं, ऊपर से तुम शिया हो और कोई नहीं मानेगा। डिवाइन किंगशिप है ना सर, अकबर के अलावा कोई और माने जाएगा, बैरम खान को राजा बनाओगे मान जाएगा कोई। डिवाइन किंगशिप का मतलब होता है कि जो राजा है ना उस पर वो या तो गॉड का रिप्रेजेंटेटिव है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो राजा गॉड का रिप्रेजेंटेटिव है, तो राजा का ब्लड ही गॉड का रिप्रेजेंटेटिव होगा, कोई और नहीं हो सकता है। इसमें रॉयल ब्लड आ जाता है, एबिलिटी वाली बात नहीं रह जाती है यहाँ पर। अच्छा एक और प्रॉब्लम है बैरम खान के लिए कि वो खुद राजा क्यों नहीं बन सकता, शिया, दूसरी प्रॉब्लम। और क्या प्रॉब्लम है, बैरम खान जैसे ही राजा बनेगा, बैरम खान डोमिनेंट हुए तो क्लर्जी को सॉरी नोबिलिटी को प्रॉब्लम होने लगी। महामंगा वो तो बाद में आएंगे, नहीं कुछ रीजन नहीं था, मैं बताता हूं आपको क्या चीज। बैरम खां की रीजेंसी और पेटीकोट यानी कि जिन्हें ये बोल रहे हैं महामंगा, इन दोनों के संरक्षण में क्या हुआ है, अकबर के पालन पोषण हुआ है। महामंगा ने काफी समय तक जो है इसे अपना मदरली अफेक्शन दिया है, इसीलिए अकबर जो है ना, अकबर अपनी मदर से ज्यादा, हमीदा बानो बेगम से ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे महामंगा का। बाद में हालांकि जो, बस महामंगा वॉज नॉट अ गुड लेडी, बाद में एवरीबडी रियलाइज्ड इट एंड अकबर ऑल्सो रियलाइज्ड इट, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो महामंगा जो है, महामंगा के संरक्षण में और बैरम खान के संरक्षण में ही इनका पालन पोषण हुआ। बैरम खान एक मिलिट्री स्किल्स दे रहे थे, अब महामंगा एक मदरली ट्रीटमेंट जो होता है वो सब देना, लड़ाई उड़ाई सिखाना। महामंगा खुद एक बहुत बड़ी वॉरियर थी, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये चीज था। अब देखो प्रॉब्लम क्या हुआ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कालानौर में बैरम खान को जो है इंथ्रोन किया गया, मतलब कि तुम जो है राजा हो, और ये बैरम खान की मजबूरी भी है, या जैसे जो बोल दो आप, इस समझ में आ रहा है कि इसको राजा बनाने का है, तो राजा बना दिए गए 13 साल की उम्र में, ठीक है। अब देखो मामला क्या है, तो मैं इसको सबसे पहली प्रॉब्लम है आपकी हुईमू, सबसे पहली प्रॉब्लम हेमू की है।
हेमू जो है वो आदिल शाह सूरी का मिलिट्री जनरल था, जो उस समय में आगरा दिल्ली के ऊपर शासन कर रहा था। अब मेरी बात को जरा ध्यान सुनना, सूरी कौन है? अफगान। ऐसा कहा जाता है कि हेमू पिछले 22 बैटल में एक भी बैटल हारा ही नहीं है, इसीलिए हेमू ने अपना सरनेम खुद विक्रमादित्य लगा रखा था। हेमू का आप हल्के मजाक लेना। अब अगर सामने वाले को दिल्ली और आगरे में रूल करना है तो उसे किसे हराना पड़ेगा? आदिल शाह सूरी ने। आदिल शाह सूरी ने अपने मिलिट्री जनरल हेमू को भेजा कि जा अटैक कर, और इस अकबर को हटाया सामने से। फिर से मुझे क्या अफगान शासन लाना है? समझ में आ रहा है? तो यहां पर जो है हेमू ने अटैक कर दिया किसके ऊपर? अकबर के ऊपर। अकबर 13 साल के भाई साहब, कुछ समझ में नहीं आ रहा, जबरदस्ती राजा बने हुए इसे बैठे हुए। सारा काम कौन कर रहा है? बैरम खान। भाई साहब हेमू ऑलमोस्ट वो वॉर जीत जाते। फर्स्ट सेकंड बैटल ऑफ पानीपत की बात कर रहा हूं मैं, 1556। ऑलमोस्ट नहीं, पूरी तरीके से बैटल जीत ही गए थे। समझे बातों की नहीं? अकबर का नाम सफाया होने ही वाला था कि किसी भी तरीके से एक तीर जो है ना उसके आंख में लग गया। जैसे ही हेमू के आंख में लग गया, सारी आर्मी तितिर बितिर हो गई कि भाई हमारा तो मेन शासक ही मर गया, हमारा मेन शासक की आंख में तीर लग गया, तो सारी आर्मी भाग गई। समझ रहे बातों की नहीं? फिर हेमू को क्या करके लाया गया? पकड़ के लाया गया। हेमू को पकड़ के लाया गया और कहा गया कि भाई तू दिल्ली, मतलब दिल्ली और आगरा से तेरा शासन खत्म हो रहा है। और वहां पे बैरम खान ने क्या किया? उसका गला काट दिया। अकबर को सारी बात मंजूर थी कि अगर कोई आदमी शासन कर रहा है और अगर मुझे अपने एरिया को एक्सपैंड करना है तो मुझे उसे अपने रास्ते से हटाना पड़ेगा, बस एक बात को छोड़ के कि गला क्यों काटा। नहीं समझा? अकबर तिमूरी था, अकबर तिमूरी है। तिमुराइड आइडियोलॉजी ये नहीं कहता है, तिमुराइड आइडियोलॉजी कहता है कि तुम क्रश कर दो और हो सके तो राजा को वहां रीएस्टेब्लिश कर दो कि तुम मेरे सबऑर्डिनेट बन के रहोगे। नहीं, दैट इज द तिमुराइड आइडियोलॉजी। क्रश करो फर्स्ट एंड देन क्या करो? टॉलरेंट रहो। सामने वाले को तुम क्या कर दो? वहीं के राजा एस्टेब्लिश कर दो। ये अकबर ने एक बार नहीं किया, कई जगह पे किया है। बाग बहादुर इज अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ इट। मालवा में ये काम किया है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अकबर ने बहुत जगह काम किया है। मैं ये कि वहां के आदमी को हराया है और वापस से उसी के बेटे पोते उसको क्या कहा है कि तू शासन संभाल। अकबर को सब कुछ मंजूर था पर यह मंजूर नहीं था। लेकिन बैरम खां का यह मानना था कि जब तक आप बिहेड नहीं करोगे, मुगल दिया सल्तनत आपको गाजी से नवाजेगी नहीं। गाजी एक पद होता है, उससे तुम्हें नवाजेगी नहीं तो तुम्हारा कद नहीं बढ़ेगा। अब ये बैरम का अपना कद बढ़ा रहे थे या अकबर का गाजी से नवाजना चाह रहे थे, वो तो बैरम खा जाने। समझ में आ रहा है? अच्छा, इन चीजों से क्या होना शुरू हुआ कि बैरम खां और अकबर के बीच में एक अंदर से ना टेंशन क्रिएट हो गया, विचारों में विभेद उत्पन्न होना शुरू हुआ। अच्छा, बैरम खां बहुत क्लोज था अकबर के और वो अपने सारे डिसीजन इंपोज करता था, जो नोबेलिटी को पसंद नहीं था। नेचुरली उज्बेकों को क्यों पसंद आएगा, क्यों सुन्नी को क्यों पसंद आएगा, अरबियों को क्यों पसंद आएगा, क्लर्जी को क्यों पसंद आएगा? वो भी एक शिया ऐसा करे। तो बैरम खान ने भी क्या करना शुरू कर दिया कि उसने अपने आसपास के जितने भी पोस्ट थे उसमें अपने भाई बंधु, अपने दोस्त, अपने करीबी जो लोग बैरम खान की आइडियोलॉजी का समर्थन करते थे उसको बिठाना शुरू कर दिया। और अकबर का खुद का अपना पर्सनल इशू था बैरम खान के साथ।
लेकिन अकबर चुप रहते थे क्योंकि बैरम खान ने बहुत लंबा समय दिया है अपना अकबर को। समझ में आ रहा है कि नहीं? जब कान भरना शुरू करते हैं बहुत लोग, महामंगा भी ये काम करती है और बहुत सारे आसपास के लोग, जब कान भरना शुरू करते हैं तो पर्सनल टेंशन और बढ़ने लग जाता है। बैरम खां जो है इस चीज को लेकर रिबेलियन करना शुरू कर देते हैं। उस रिबेलियन को कुचला जाता है और बैरम खां को दो ऑप्शन दिया जाता है, या तो आप मेरे अंदर आकर मेरे कहने के हिसाब से मिलिट्री जनरल बने रहेंगे, या फिर आपको मक्का जाना है। ये बंदा तैयार नहीं है, ये कह रहा नहीं। अभी सामने वाला भाई किस तरीके से रूल करा था, अचानक से उसके बोला गया, उसे मक्का भेजा, बाद में अफगानों ने मार दिया उसको, बीच रास्ते में मार दिया। तो बैरम खां की जो विडो है उससे ये शादी करते हैं अकबर, और उनके जो बेटे हैं उसको नवरत्नों में जगह भी दे रही, आप अब्दुल रहीम खाने खाना कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? शादियां तो बड़ी करी है अकबर ने, उनकी कॉन्क्यूबाइंस भी बहुत हैं अकबर की। बैरम खां का बेटा बहुत बड़ी लेडी थी सर। बैरम खां इज लाइक फादर लाइक फिगर था। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जो विडो से शादी किया उसको हरम में जगह मिला, उसके बाद जो है सर अब्दुल रहीम खाने खाना को नवरत्न बनाया गया, बहुत बड़े ऑथर बनते हैं अब्दुल रहीम खाने खाना। समझ में आ रहा है कि नहीं? दिस इज ऑल अबाउट बैरम खान। ये कैसे बोला तुमने? ये किसने बोला? अच्छा अच्छा, चलिए थोड़ा सा समय दीजिए ना, थोड़ा समय लेते हैं ना, थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं अकबर को। और हेमू का प्रॉब्लम समझ में आया, एंड हेमू हैज बीन डेसिमेटेड। अकबर थे, लड़ रहे थे अंडर द रीजेंटशिप ऑफ दी बैरम खान, खुद तलवारबाजी नहीं कर रहे थे भाई, 13 साल के बैरम खान लड़ रहे थे, वो रीजेंट थे। वो सारे मुगल एम्पायर के साथ है। बाबर ने इब्राहिम लोदी को क्यों मारा? तिमुराइड आइडियोलॉजी थोड़ी ना बोलता है कि आपको मारना ही नहीं है। मेरी बात सुनिए, ये जितना आसान बता दिया गया है कि क्यों इब्राहिम लोदी को मारा, इतना आसान है नहीं। 5 एक्सपीडिशन हैं बाबर के। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसमें ऐसा ऑप्शन नहीं था कि तुम सबऑर्डिनेशन झेल पाओगे। अफगान सबऑर्डिनेशन नहीं झेलते हैं, अफगान को तो मारना ही पड़ेगा आपको। अफगान ऐसे नहीं है, अफगानी पठान जो होते हैं वो सबऑर्डिनेशन नहीं झेलते हैं, वो जस्ट लाइक राजपूत हैं, या तो गला कटवा देंगे या झुकेंगे, झुकेंगे नहीं हम। तुम मार दो हमको, वो साफ बोलते हैं, तुम मार दो हमको, जाते वक्त छोड़ो मत, मार जाओ, नहीं तो हम खुद खड़े हो जाएंगे, फिर तुम्हें तुम्हारे दुश्मन होंगे हम। तो बाबर के पास कोई चांस नहीं था इब्राहिम लोदी को मारने के अलावा। बात समझा कि नहीं? क्लियर है सर ये चीज? अच्छा, इसके अलावा और क्या क्या है सर? कबूल है और सिकंदर शाह सूरी। लेकिन सिकंदर शाह सूरी को क्या किया गया था, अब हुमायूं ने डिफीट कर दिया था, लेकिन बाद में फिर वो उठने लगे सिकंदर शाह सूरी। तो ये देयर आर 3 प्रॉब्लम्स जिसको सॉल्व किया गया है अकबर के थ्रू। समझ में आ गया कि नहीं? ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैंने बता दिया आपको, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत एंड ऑल ऑफ द सारा किंगडम वगैरह जो है, ये सारा चीज मैंने बता दिया आपको। समझ में आ गया? अब मैं आता हूं आपके सामने कुछ और कहकर। बैरम खां को हटा दिया, डिसमिस कर दिया। महामंगा सर आपको जानना था तो मैंने सोचा कि बता ही देते हैं। अकबर इतना महान कैसे बन पाया? एक बहुत बड़े हमारे प्रेसिडेंट हैं, उनका नाम है आपका एपीजे अब्दुल कलाम। उनका एक स्टेटमेंट है,
if you want to shine like a sun, burn like a sun. अगर तुम्हें सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना भी पड़ेगा। आपको लगता है सर कि भारत में कोई भी आईएएस है या पीसीएस है वो सूरज की तरह जला नहीं है? किसी को कोई डाउट है? पूजा खेड़कर को छोड़ के, वो भी 13-14 बार जली है यार। अटेम्प्ट तो वही था, उन्होंने भी बहुत दिया है। हाँ सर, अरे गलत तरीका से ओके फाइन। तो क्या कहना चाह रहा था मैं, जितने भी लोग जो चमकते हैं ना सर वो जलते जरूर हैं। ऐसा कहा जाता है कि सैनिक वही महान बनता है जो प्रैक्टिस के ग्राउंड पर जो है बहुत पसीना बहाता है, उसे खून कम बहाना पड़ता है। कितना प्रैक्टिस कर, समझ रहे बात हो कि नहीं? अकबर को महान बनाने के पीछे उसके रिवोल्ट भी बहुत बड़े जिम्मेदार हैं। जैसे बाकी लोग रिवोल्ट में कमजोर पड़ जाते हैं, ये रिवोल्ट में मजबूत बना। नहीं समझे सर? इसे रेबलियन कुचलने का जो है ना प्रैक्टिस होता रहा और धीमे धीमे क्या हुआ, बहुत महान बन गया। सर मालवा नाम की एक जगह है जो कि मध्य प्रदेश चंबल उम्बल का जो क्षेत्र है ना वो पूरा मालवा कहलाता है। ठीक है, आपको मैं पिक्चर में दिखाऊं, इसके बाद मैं आता हूँ इसको बहुत आगे। ये देखो, देयर इज अ प्लेस कॉल्ड मालवा ओवर हियर। दिख रहा है सर? क्यों हंस रहे? ओके, देयर इज अ प्लेस कॉल्ड मालवा ओवर हियर, राइट? तो मालवा में बाज बहादुर नाम के एक शासक हुआ करते थे। अभी मालवा पे जा नहीं रहा हूं, मैं अभी आपको ना महामंगा के बारे में बता रहा हूं। तो ये जो बाज बहादुर वाले जो शासक थे, उस जगह पर अदम सिंह को भेजा गया। देखो ये अदम सिंह दिखाई दे रहा है, अदम खान, सॉरी नॉट सिंह, अदम खान। ये महामंगा के बेटे थे, समझे बातों की नहीं? तो अदम खान को भेजा गया कि भाई एक काम करिए, बाज बहादुर को हटाए, बहुत बात बात पे प्रोटेस्ट कर देता है, रिवोल्ट कर देता है, इसको हटा के तू संभाल यहाँ का शासन। अदम सिंह भाई साहब, अदम खान भाई साहब पहुंचे और इन्होंने बाज बहादुर को सर जी वहां से खदेड़ा, भगाया। उनकी बीवी हुआ करती थी, जो ये अदम खान थे ना, उनको उनसे प्यार हो गया, सुंदर सुंदर थे, बड़ी थी बाज बहादुर की बीवी। भाई साहब प्यार हो गया, आप उसके पीछे पड़ गए। उसके अलावा इन्होंने सर जी गजब की लूट मार मचाया मालवा के अंदर। मतलब अगला वाला आदमी सोच रहा भाई बाज बहादुर ही ठीक था, ये क्या तुम इसको अदम खान को भेज दिए हो। बड़ी लूट मचाया, और जो भी पैसा कलेक्ट करता था उसका बस जैसे 100 रुपए कलेक्ट के 1 रुपया भेजता था। अकबर को इस बात सब समझ में आ रहा था, सब कुछ समझे बातों की नहीं? तो अकबर को उसका जो फाइनेंस मिनिस्ट्री से वजीर कहते हैं, ये बात बार बार में कहे कि सर ऐसा है कि आपका जो ये महामंगा है, जो मदर लाइक आपकी फिगर है, मानता हूं आप उनको बहुत मानते हैं, लेकिन उनका बेटा कहीं से भी अच्छा नहीं है। बोला क्यों, तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है? तो सर ये जो है ना मालवा में गया है, लूट लपेट बहुत ज्यादा करता है, 100 रुपए कलेक्ट करता है और 1 रुपया आपको देता है। वहां की औरतों को बेआबरू किया है इसने, बहुत प्रॉब्लम किया है, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट किया है इसने। तो ये बात देखकर बहुत दिक्कत हो रहा था अकबर को। अकबर ने कंप्लेन भी किया कि तुम यार ऐसा काय कर रहे हो बार बार। तो अधम सिंह को ये लगा कि अधम सिंह को ये सारी बात उसके वजीर बता रहे हैं, ये वजीर सारा कल्प्रिट है, इसको छोड़ूंगा नहीं। ये गया एक दिन गुस्सा के और उसके वजीर का जाके गला काट दिया। वजीर वॉज वेरी क्लोज टू अकबर।
आई जस्ट फॉरगेट द नेम ऑफ दैट वजीर. वजीर वाज वेरी वेरी क्लोज टू अकबर. मतलब एक फादर लाइक जैसे होता है ना, गार्डियन टाइप का, वैसा मानना. तो ये पर्टर्ब रहा. मतलब इस मतलब अकबर की हालत, मतलब अकबर बहुत गुस्से में आ गया कि यार ये क्या काम किया इसने. आदम सिंह को बुलाया गया, आदम खान को बुलाया गया, महामंगा को बुलाया गया. कहा, आदम खान चिल्ला रहा था बहुत कस कस के. ये सीन ना जोधा अकबर में बहुत अच्छा दिखाया है. जोधा अकबर देखा आपने? नहीं देखा? अरे समझे बात हो कि नहीं? तो ये क्या है ना, चिल्ला चिल्ला के उसको बोलना होता है कि यार तुम क्यों, तुम कौन होते हो, तुमको तो हमारे माँ महामंगा ने पाल पोस के बड़ा किया है. तुम कौन होते हो बोलने वाले? तुम कौन हो मुझे जवाब देने वाले? तुम्हें मैं क्यों जवाब दूं? तुम तो बादशाह मेरे मम्मी के बदौलत. तो बहुत बात सुन रहा था. महामंगा जो है सामने बैठी थी तो उसका रिस्पेक्ट था. क्या देखो, सिर्फ और सिर्फ मैं अपनी बड़ी माँ महामंगा के वजह तुम्हारे सारे नौटंकी झेलता हूँ. लेकिन तुमने जो वजीर को मारा है ना, ये कतई भी मुझे ये नागवार है. इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी. महामंगा जो है, महामंगा को ये कहता है सामने कि इसको जो है किले, यानी आगरा का जो किला था, उस पर इतनी बार गिराया जाए जब तक ये मर ना जाए. ऊपर से सर के बल जो है क्या किया गया, अदम अदम खान को उठाया गया और उसके नीचे गिराया गया. देखा कि नहीं मरा है, फिर उठा के लाया गया, फिर गिराया गया. महामंगा ने कह दिया कि भाई तुम्हारे और तुम्हारे शासन के बीच में कोई नहीं आ सकता. समझ में आ रहा है कि नहीं? उसके बाद बड़ी स्टोरी बनाई गई है, पर दैट इज ऑल कूड. महामंगा यहाँ से जो है वो बहुत डोरमेंट हो जाती है. समझ में आ गया? पर उस समय तक महामंगा का रोल उनके एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज्यादा है. वो उनके कोर्ट में जाके बैठती थी और सारे डिसीजन को सुनती थी और कई बार वो पलट भी देती थी. दैट वॉज द डोमिनेंट ऑफ महामंगा. सिर्फ इस वजह से कि पाला पोसा है और अकबर बहुत मानते थे महामंगा को. समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ये दैट आई डोंट नो, जिसके बारे में ज्यादा विवरण ना हो मैं उसमें नहीं जाता हूँ. समझ में आ रहा है कि नहीं? तो दैट इज ऑल अबाउट महामंगा एंड आदम खान. समझ में आया? जो रिवोल्ट आदम खान का था उसे क्रश किया गया. दूसरा है उज्बेकों ने करना शुरू कर दिया. समझ में आ रहा है कि नहीं? शुरुआत में जो अफगान फोर्सेस थे उनको हराने में उज्बेकों ने बड़ा साथ दिया था. अब उज्बेक कौन है? उज्बेकिस्तान जगह पर उज्बेकिस्तान नोबेल्स. अकबर के कोर्ट में नोबेल हुआ करते थे उज्बेक. तो अफगानों को जब हराने की बात हुई थी, जितने सूरी को हराने की बात हुई थी, उसमें उज्बेकों ने बड़ा साथ दिया था. अब नाव क्या हुआ ना, अकबर के टाइम, अकबर में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमेशा से रही. अकबर पढ़ा लिखा नहीं है. अकबर में एक ही बहुत प्रॉब्लम की है कि वो पढ़ा लिखा नहीं है. ये एक बहुत बड़ी टेंशन की बात है अकबर के केस में. और आपको पता है कि तिमुरों में पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है. क्यों सर? बाबर ने बहुत पढ़ाया लिखा था हुमायूं को. अच्छा, अकबर ने जहांगीर को बहुत पढ़ाया लिखाया, तालीम दिया उसको बढ़िया. अच्छा, खुद बाबर बहुत पढ़े लिखे थे. उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी खुद लिखा है, वो भी चांगताई तुर्क में. नहीं नहीं, खराब नहीं किया. दे हैव टेकन इनिशिएटिव मेजर. देखो यूपीएससी नहीं होगा तो समझ लो बात को, तुम्हें भी यही बोला जाएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक है. हाँ, आइडिया तो सही था ना सर, लेकिन वो ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया. वो थोड़ी ना, उसके जो मेजर्स थे वो गलत थे. उसको भी चक्रवर्ती सिकंदर सानी बनना था, खुरासन जीतना था, कराची जीतना था. अब क्या सर, विजन आप बोले ना अभी, विजन बड़ा होना चाहिए पूरा भारत जीतने के अलावा. विजन है सर, तो विजन तो महान बनाता है. तो महानतम राजाओं में तो मोहम्मद बिन तुगलक भी है. बस यही है कि फेल हो गया. अच्छा, मेरी बात को यार सुनिएगा. पढ़ा लिखा होना क्यों जरूरी है?
सबसे बड़ी बात क्या थी कि इनके कोर्ट में ना अरबी थे, पर्शियन थे, तुर्की थे, उज्बेक थे, बहुत सारे लोग थे। तो उतना लैंग्वेज तो जानना पड़ेगा ना उनसे कम्युनिकेट करने के लिए। अब उसमें क्या पढ़ाई लिखाई क्या क्या बीएससी नॉटिकल साइंसेस और एरोनॉटिकल और ये एरोडायनेमिक्स ये सब तो पढ़ना नहीं है ना। लैंग्वेज की पढ़ाई, ग्रंथों की पढ़ाई मानी जाती थी ना उस समय में, यही तो पढ़ाई होता था। तो अगर आपको नोबेल्टी से डील करना है तो पढ़ा लिखा होना जरूरी है। अब भाई साहब पढ़े लिखे तो है नहीं, और वो पढ़े लिखे इस वजह से नहीं है कि बिहार में तो उनका बचपन में माँ मंगा अपने साथ रखी है। तो जब पढ़े लिखे नहीं है तो हर नोबेल्टी समझ रहा है कि मैं मदद कर रहा हूं तो मैं ही राजा हूं, अपन को लगता है अपन ही भगवान है। नहीं समझा? तो जो नोबेल्टी मदद कर दे रहा है कि मैंने तुम्हारी अफगानों में मदद करी है, एरोगेंट बन जा रहा है। बैरम खान मदद कर रहा है, वो एरोगेंट बन जा रहा है। एरोगेंसी तो आ गया था बैरम खान के अंदर, वो सामने मना कर रहा है, उसके सामने गला काट दे रहा है। वो कह रहा है नहीं हमें यहाँ आक्रमण नहीं करना चाहिए, बैरम खान को करना चाहिए। समझ रहे हो बातों की नहीं? तो वो चीज है कि अभी कोई भी मदद करेगा अकबर की वो एरोगेंट बन जाएगा और उसके रिबेलियन को कचरना पड़ेगा। उज्बेक उसका परफेक्ट एग्जांपल है, उसे भी कई बार क्वेल किया है अकबर ने, कुचला, फिर से उज्बेक उठे, फिर कुचला। समझ रहे बातों की नहीं? लेकिन अकबर नेवर बिलीव्ड इन टोटल डेसिमेशन। ऐसा नहीं था कि पूरे उज्बेकों को खत्म कर दे। जितने लोग, जितने हद तक कुचला जा सकता था वो कुचल देता था, फिर वो अगर उठ गया तो फिर उसे कुचलता था। तो उज्बेकों की प्रॉब्लम को सॉल्व किया उसने। फिर मिर्जाओं के साथ प्रॉब्लम हुआ उसका। मिर्जा कौन थे? मिर्जा मिर्जा जो लोग थे वो भी नोबेल्टी के ही पार्ट थे। मिर्जा जो थे वो बेसिकली, मिर्जाओं के साथ क्या प्रॉब्लम थी सुनना। मिर्जा जो थे ना वो तिमूरी थे, और मुगलों की जो शादी होती थी ना वो मिर्जाओं से शादी ज्यादा होती थी क्योंकि तिमूरी थे वो। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उनके अंदर ये चल गया था ना कि शासक तो हम भी बन सकते हैं क्योंकि तिमूरी तो हम भी हैं। समझ रहे बातों की नहीं? तो वो चीज इनके अंदर आ गया था। वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वगैरह में कह रहे थे इनको सर जी जो है मिर्जाओं को कुचला, भाग के इनको गुजरात जाना पड़ गया। मिर्जा हकीम इनके स्टेप ब्रदर थे, वो अलग प्रोटेस्ट कर रहा है, इनको कुचला। ये जो मैंने आपको चारों नाम बताए ना, उधम खान, उज्बेक, मिर्जा, हकीम मिर्जा, ये जो रिबेलियन कुचला है ना, इससे एक बड़ा बेनिफिट हुआ है उसको। उसको समझ में आ गया है कि किस तरीके से लड़ाई लड़ी जाती है, किस तरीके से उस लड़ाई को जीती जाती है, और किस तरीके से अपनी स्ट्रेटजी को आगे बढ़ना चाहिए ताकि आगे कोई रिवोल्ट ना हो। तो ये एक तरह का इसका ना प्रैक्टिस ग्राउंड है। नहीं समझा बात को? इसने इसे मच्योर बनाया है। ये जो रिवोल्ट है ना, इसने मच्योर बनाया अकबर को ताकि वो फर्दर एक्सपेंशन कर सके। तो जब उसे सारे रिवोल्ट एक्सपेंड कर वो कर लिया, उसके बाद इसने डिसाइड किया कि अभी अपने को क्या करना है, एरिया एक्सपैंड करना है, कंसोलिडेट कर लिया। कंसोलिडेशन कैसे होता है? जो रिवोल्ट हो उसे क्रश कर दो। अब अपने को क्या करना है, एक्सपैंड करना है। तो सबसे पहला एक्सपेंशन क्या था? मालवा। मालवा, मालवा में कौन थे? अभी कहानी बताया बाज बहादुर। क्या किया गया? उधम खान आए, क्या किया उन्होंने? बाज बहादुर को भगा दिया। बाज बहादुर को जब भगा दिया तो आदम खान अपनी नौटंकी झेलने लगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अकबर समझ गया, उसने आदम खान को मार दिया। आदम खान की जगह पे भेजा अब्दुल्ला खान को 1562 में। कहा भाई एक काम कर कि मलवा को जरा ठीक कर और फिर आ। तो अब्दुल्ला खान ने रिवोल्ट करना शुरू कर दिया, पर यहां तक आते आते बाज बहादुर ने खुद ही कह दिया कि सर हमको मालवा का कोई शौक नहीं है, हमको अपने कोर्ट में आप कोई मनसबदारी दे दीजिए। बड़ी हाई मनसबदारी दिया और इस तरीके से मालवा को अपने अंदर रखा। समझ में आ रहा है? तो मालवा, ग्वालियर के बाद मालवा वो दूसरी ऐसी जगह थी
जो कि अकबर के कोर्ट में आया, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए ये एरिया आ गया, ऑलरेडी राजपूतों को तो वो जीत ही गया है, अभी ये जीतेगा थोड़ी देर बाद, लेकिन मालवा आना बहुत इंपॉर्टेंट था भाई। मालवा का आना क्यों इंपॉर्टेंट है? उसी रास्ते से गुजरात जीतोगे, उसी रास्ते से अगर दक्षिण भारत जाना है तो जाओगे। तुमको पता है कि मालवा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। उसी रास्ते से तुम गुजरात जीतोगे, उसी रास्ते से तुम्हें अगर यहां जाना है। दूसरी बात कि गुजरात और बंगाल के बीच में मालवा इज अ क्रॉस रोड। अगर हाथ में मालवा नहीं है ना तो गुजरात बंगाल जीत के भी कोई फायदा नहीं होगा। और अगर तुम्हें दक्षिण भारत में जाना है तो मालवा होते हुए तुम नीचे जाओगे। तो मालवा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। इसीलिए तुम देखना कि जितने भी बड़े शासक हों, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, शेर शाह सूरी, सब मालवा जीतते हैं। मालवा जीत लिया था भाई, मालवा छोड़ो, शेर शाह सूरी लाहौर और सब जीत गया था। अभी तो गैंग ट्रंक रोड तक समझ रहे बातों की नहीं, वहां तक उसके पास आता है। अच्छा एक बात सुन लो, और मालवा के बाद उसके सामने क्या आता है? मालवा के बाद आता है आपको ग्रह कटंगा। ये ग्रह कटंगा कौन सी जगह है? जबलपुर में। उस एरिया को कहते क्या, उस रीजन को क्या बोलते हैं? नहीं, उस रीजन को कुछ कहा जाता है, जो बता देगा आइसक्रीम। उस पूरे रीजन को कहा जाता है, गढ़ कतंगा का जो रीजन है, ये आपको नर्मदा वैली, प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश, समझ में आ रहा है, जबलपुर, ये सब एरिया आता है। इस रीजन को क्या बोला जाता है? इस रीजन का नाम बताइए। जाइए इस्तेमाल करिए, गूगल का इस्तेमाल करिए। गोंडवाना कहा जाता है, इस बेल्ट को गोंडवाना बोलते थे। तो पहले ग्वालियर, फिर मालवा, फिर गोंडवाना। समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर उसके बाद आता है गोंडवाना। अच्छा एक बात सुनना, यहाँ पर ये जो पूरा ग्रह कटंगा, ये जो गोंडवाना का रीजन था, यहाँ पर क्या करते थे, सेकेंड हाफ ऑफ द 15th सेंचुरी में अमन दास करके जो थे आदमी, वो रूल किया करते थे। ध्यान सुनना, अमन दास ने भाई साहब क्या किया, बगल में गुजरात है, बहादुर शाह जो थे उसको जीतने में, बहादुर शाह याद है हुमायूं के टाइम में भी बहादुर शाह से लड़ाई झगड़ा हुआ, तो इन्होंने ना बहादुर शाह को मदद किया था कुछ एरियाज जीतने में, राइजन वगैरह जीतने में। तो इन्होंने क्या किया, इसको एक टाइटल दिया, इसका नाम था संग्राम शाह। इसको एक टाइटल दिया। इनके बेटे की शादी जो थी दुर्गावती से हुई थी। अनसंग हीरोज याद है? इस बार जो आपका एक लिस्ट निकला है, सरकार ने, भारत सरकार ने जो एक लिस्ट निकाला है, उसमें बहुत सारे ना अनसंग हीरोज के नाम बोले हैं। मतलब ऐसे हीरोज जो किताबों में कम मिलते हैं, जिसके बारे में कोई जिक्र नहीं मिलता है, जिसके बारे में ज्यादातर लोग कम जानते हैं। दुर्गावती का नाम उन अनसंग हीरोज में से है। अब देखिए मैं ना थोड़ा इस चीज, सर एक मिनट सर, बात मत करिए। अब यहां पर ना मेरे को थोड़ा सा डाउट है। अगर आप किताब पढ़े, जितनी भी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़े, तो आपको पता क्या चलेगा कि इस रानी दुर्गावती जो थी, इनके सारे लोग मारे गए थे, तो इन्होंने कहा था कि मैं लड़ाई करूंगी। तो इससे लड़ने के लिए जो है अकबर ने अपना जो है अपना एक रीजन भेजा था, उसका नाम था असफ खान। लेकिन मैंने बहुत सारी किताबों में ऐसा देखा है, या बहुत सारे वो जो मनोहर कहानियां, मनोहर कहानियां वाली किताब नहीं होती है, जो वो ऐसा करके अकबर ऐसा करता था, अकबर का ये काला चेहरा, ऐसा के टाइप का। हर आदमी को दिखाना होता है कि अकबर कितना, तुम जैसा जानते हो अकबर को वैसा नहीं है। अच्छा, जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि औरंगजेब को बहुत अच्छा सिद्ध करने में लगे रहते हैं। नहीं, जैसे कुछ लोग होते हैं ना औरंगजेब को बहुत अच्छा सिद्ध करने में लगे रहते हैं, वैसे ही कुछ लोग अकबर को बहुत बुरा सिद्ध करने में लगे रहते हैं, है ना? तो वैसे ही एक जगह मैंने ये पढ़ा था, मनोहर कहानियां जैसी किताब में, कि
दुर्गावती से मिलने के लिए जो है अकबर बुर्का पहन के आए थे। अरे सच बता रहा रे। फिर अकबर ने जो है मतलब दुर्गावती उनको जान गई, फिर उन दोनों में बहुत दिनों तक युद्ध हुआ और फाइनली जो है उन सबको मारकर हरम का पार्ट बना दिया। ऐसा कुछ कैसे था, कुछ कहानी करके कुछ था, नहीं समझा बात को? जब मेरी बात मत मानो, तुम नेट पे देखो दुर्गावती एंड अकबर का युद्ध, देखो मनोहर कहानियां में देखो, मिलेगा तुम। उसका कोई स्टैंडर्ड सोर्स नहीं है। बोरिंग लग रहा है क्या? हेलो, हाँ, स्टेप ब्रदर था मिर्जा हाकिम। स्टेप ब्रदर ही तो बोल रहा हूँ मैं। दूसरी मदर से, दूसरी मदर से। हरम है भाई इनका अपना। शादी करना बड़ी बात होती थी, नहीं तो वो कॉन्क्यूबाइन होती। कॉन्क्यूबाइन को क्या बोलते हैं यार? नहीं यार, कनीज, कनीज। अभी यार इन मेडिवल हिस्ट्री तो मैं कनीज बोलूंगा। क्यों सर? हैं? अकबर, अकबर इज अच्छा, नो किंग इज बेटर देन अकबर इन दिस एस्पेक्ट। कहा जाता है कि अकबर वॉज द रूलर जिसके हरम में सबसे ज्यादा कॉन्क्यूबाइंस हुआ करती थी। अच्छा, तो औरंगजेब सारा हरम हटा दिए थे क्या? ये है मनोहर कहानियां। बहुत ब्रॉड है ना? एवरीथिंग इज ब्रॉड इन टर्म्स ऑफ अकबर। व्हेन वी कॉल अबाउट अकबर ना, एवरीथिंग इज, देखो कितना भी वो सूफी हो जाए, पर इस मामले में बेचारा अकबर थोड़ा बिगड़ जाता था। अच्छा, मैं आपको ना एक सीरियल बोलता हूँ। अभी देखो जितना मैं बता, दिस इज ऑफ द ट्रैक, ये ऑफ द ट्रैक है। मतलब ये मजाक के लिए बोल रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि सीरियस में बोल रहा हूँ, ठीक है? मजाक इन द सेंस, एंड देयर इज नो सोर्स इन द हिस्ट्री। मतलब ऐसा कोई किताब में ऐसा नहीं लिखा हुआ है। देयर इज वन कॉन्क्यूबाइन, कौन क्या नाम था उनका यार? अनारकली। देयर वाज अ ग्रेट स्टोरी बिटवीन द अनारकली एंड दी, वी ऑल नो, जिसे हमने सुना था कि सलीम के साथ अनारकली का बहुत बड़ा वो प्यार था। अच्छा, कहीं पर एक एक सुनो ना यार, पहले मेरी बात सुनना। एक ताज करके एक वेब सीरीज है, उसको तुम देखोगे ना, इफ दैट वेब सीरीज इज करेक्ट, आप, मैं ऑथेंटिसिटी नहीं बोलता, लेकिन वो बोलता है कि ये इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स है, तो ऐसा बोलते हैं कि अनारकली वाज कॉन्क्यूबाइन ऑफ अकबर, एंड बिटवीन अनारकली एंड अकबर उनका अपना एक बेटा भी हुआ था, जिसकी सबसे ज्यादा तगड़ी दोस्ती सलीम के साथ थी, एंड दैट बेटा वाज गे। नहीं, नहीं समझा? अनारकली, जो कि देयर वाज अ लव स्टोरी बिटवीन सलीम एंड अनारकली, वी ऑल नो, जिसको बाद में चुनवा दिया गया था। उस चुनवाने के पीछे का रहस्य ये था कि अकबर ऑलरेडी हैड एन अफेयर विद द अनारकली, एंड केवल अफेयर ही नहीं था, देयर वाज वन सन आल्सो आउट ऑफ अनारकली एंड अकबर। और सोचो कि उसका बेटा भी उसी के साथ अफेयर कर रहा है। तो दैट वाज द मेजर रीजन व्हाई अनारकली वाज चुनवाई गई अगेंस्ट द वॉल। अब तो सर हमको वहां पहुंचना पड़ेगा कि मोहब्बत करिए, कौन क्यों भाई ना रखिए। सर जी इस मामले में तो सभी फिसलू थे सर। सर इवन औरंगजेब के टाइम में भी हरम हटाए नहीं गए थे सर। ही वाज अ इस्लामिक रूलर सर। सो व्हाट सर, व्हाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन? ठीक है, क्लियर है ये चीज। देखा आपने स्टोरी, देखा वो दुर्गावती और अकबर की लड़ाई, अकबर का काला सच।
जो भारत में इतिहासकारों ने नहीं लिखा है, केवल इनको। अच्छा ये कौन लोग हैं, एक मिनट, ये कौन लोग हैं जो इस टाइप की हिस्ट्री कहां से खोद के निकालते, वो कौन सा सोर्स है? भाई मैंने तो किताब, देखिए किताब में लिखा हुआ है कि एक मतलब दुर्गावती के लिए अकबर ने कोई भेजा था जिससे उसकी लड़ाई हुई, आखिरी में दुर्गावती ने अपने आप को जौहर कर लिया। ये कहानी है। ये कहानी कहां से आया कि दुर्गावती से लड़ने के लिए खुद अकबर आते हैं इसकी खूबसूरती को देखने के लिए, और जौहर भी नहीं हुआ है, मारा गया है। ये रहा दरिंदगी का, अकबर का दरिंदगी, काला काला। ये आपको बहुत, ये सब बातें तो आपको अकबर के बारे में महान था, ये तो नहीं बताया कि दुर्गावती लड़ाई हुई। देखिए सर, आई डोंट हैव द सोर्स ऑफ दैट हिस्ट्री, तो मैं बेटर इसी सोर्स पर रिलाई करता हूँ। ये चीज था कि रीजन भेजा गया था, लड़ाई हुई आपस में और जौहर कर दिया गया दुर्गावती द्वारा, इस तरीके से जो गढ़ कतंगा का रीजन था। अच्छा एक बात सुनिए, वेरी इंपॉर्टेंट बात, अकबर केम टू नो अबाउट दिस, he not only forced Asad Jah to part with his illegal gains but also restored the kingdom of the Garh Katanga to Chandra Shah, the younger son of the Sangram Singh। यानी संग्राम सिंह के दो बेटे थे, एक बेटा था दुर्गावती शादी हुई, और दूसरा जो बेटा था वो संग्राम शाह था। अकबर संग्राम, अच्छा दुर्गावती से लड़ने जाएगा तो कहेगा नहीं तुमने हमारी का, तुमको तो मार दिया मैंने, अब तुम्हारे देवर को जो है हम राजा बना देते हैं। कुछ अजीब नहीं लग रहा आपको? मैच ही नहीं कर रहा है, लग रहा है क्या? नहीं नहीं, मैं आपसे लड़ने आया लेकिन आप छोड़िए, आप पे दया आ गया आपकी खूबसूरती पर। अब एक काम करते हैं, आपके देवर को शासक बना देते हैं, अब तुम तो मर गई हो। अजीब है थोड़ा सा फैक्ट, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मैंने क्या बताया, तिमुराइड आइडियोलॉजी में यही होता है कि आप अपने दुश्मन को पहले दिखाइए कि मैं कितना पावरफुल हूं, लास्ट में उसे रीस्टोर कर दीजिए कि आप सबऑर्डिनेशन करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? दिस इज ऑल फॉर टुडे, वी विल बी डिस्कसिंग, अभी बहुत कुछ है। अकबर इज द लॉन्गेस्ट टॉपिक। मैं एक एक इवेंट आपके सामने इसलिए रख रहा हूं समझा समझाकर कि आप अकबर को समझ पाए। एक बार ये टॉपिक खत्म हो जाएगा तो फिर मुगलों में कुछ बचा नहीं है, इसके बाद तो सब अय्यास हैं एक नंबर के। उसका सीधे औरंगजेब पे आएंगे। जहांगीर को दारू फूलने से फुर्सत नहीं थी, शाहजहां को मकान बनाने से फुर्सत नहीं थी, तो ये दोनों तो यही काम करते रह गए। बाकी औरंगजेब कुछ कुछ करते हैं। औरंगजेब को भी कौन कौन सा कुत्ता काटता है? है ना? ठीक है सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू, धन्यवाद। अच्छा सर एक बात बताइए, कहाँ जा रहा है आज?